Constitution are worth nothing and mere a bubble except guaranteed to them by an independent and virtuous judiciary. Good evening, everybody. I welcome you all to the Law Seco and are with Law Seco, whereby we are going to discuss the different strategies how to crack judiciary, especially with the Jharkhand judiciary. I am Anu Bhatnagar, webinar executive, and I am extremely delighted and excited to have Mr. Divyam Chaudhary, who has recently cleared Civil Judge Junior Division in Jharkhand Judiciary with rank 58. I welcome you, sir. Hello, Hi. So how are you doing, sir? I'm good. All All right. good. लॉकडाउन में जैसा सब है वैसे मैं भी हूँ. Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ लॉकडाउन में जैसे सब है वैसे मैं भी हूँ. Right, sir. Yes. As of now, things have been stopped, and we can see the situation. All right. So I again welcome you to then our with Law Seco. All right, sir. Thank you. So today we are, as we have seen, there are a lot of judiciary aspirants we have, right? Mm-hmm. We wanted Mm-hmm. to know the strategies and wanted to crack this exam, right? And we have a lot of questions for you today, right? So I Mm-hmm. believe that you will be of good help to them. Mm-hmm. To begin with, first of all, I would ask you a very important question. So, could you please tell me something about yourself, about your schooling and your graduation and everything, your journey so far, basically? Okay. So I'm starting from the basics. Am I audible? Yes, sir. Okay, good. हाँ तो मेरी स्कूलिंग बरेली से हुई है यूपी से. आफ्टर दैट मैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया 2016 में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से. आफ्टर दैट मैं लखनऊ चला गया. मैंने लखनऊ में कोचिंग ज्वाइन करी अपने टीचर के पास, डॉक्टर टी आर सिंह के पास, प्रबुद्ध एकेडमी. वहाँ पे रह के मैंने तैयारी करी, साथ ही साथ मैंने एलएलएम भी कर लिया था. All right. तो उसके बाद बीच में कुछ एग्जाम्स मैंने दिए, एक दो एग्जाम्स दिए झारखंड से पहले. उत्तराखंड का एग्जाम दिया था मैंने, एमपी का दिया था, यूपी का भी दिया था. फिर इन दी एंड झारखंड और आज आपके सामने बैठा हूँ. बाकी आप इट्स बेटर कि आप मेरे से क्वेश्चंस जो डाउट्स हों वो पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू मैं खुद बोलूँ. तो शायद लोगों के डाउट्स होते हैं बहुत सारे. जब हम तैयारी करते हैं तो मेरे भी डाउट्स थे. जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरे भी कुछ डाउट्स थे. तो मेरे को लगता है बेटर होगा कि जो डाउट्स हों बच्चों के वो क्लियर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है. राइट सर. सो सर, ये सर, सो जैसा कि आपने बोला कि आपने एमपी जुडिशरी भी फेस किया एंड झारखंड अदर स्टेट्स का भी फेस किया, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, लाइक इफ आई बिलोंग टू एमपी, so I should focus about only MP, or like I should focus on other areas as well, like लोग जाते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे जिनके हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स है वो उनको भी कवर करें, so there is lot of pressure. तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि उन चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए इसमें क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. कोई बोलता है कि हर बंदे को हर स्टेट का पेपर देना चाहिए, कोई बोलता है कि सिलेक्टेड स्टेट्स देनी चाहिए. इसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली हर स्टेट के पैटर्न अलग होता है, हर स्टेट का सिलेबस अलग होता है, हर स्टेट के क्वेश्चन का पूछे जाने का तरीका अलग होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी हर स्टेट का अलग होता है. तो इट्स बेटर कि आप सिलेबस देख के कुछ स्टेट्स के, जो जैसे आपने बोला कि आप एमपी से हैं तो आपको किस स्टेट का प्रेफर करना चाहिए. तो होता क्या है कि जब आप एमपी का सिलेबस देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स हैं, जो किसी भी स्टेट का आप पेपर देंगे वो आपको पूछे ही पूछे जाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिक लॉ हैं, हर जगह पूछे जाते हैं. कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे आपने एमपी का बोला तो एमपी के पेपर में आपको एक तो लोकल लॉ पढ़ने पड़ते हैं एमपी के, एमपी लैंड रेवेन्यू और एकोमोडेशन का. साथ ही साथ आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना होता है और शायद लिमिटेशन भी है एमपी में. तो जब आप जैसे एमपी का सिलेबस जब आप देखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपके एक दो स्टेट्स और कवर हो जाएंगे. मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ. पहले मैं यूपी की ही तैयारी कर रहा था और मेरा फोकस भी यूपी में ही था. तो यूपी में जब मैंने यूपी का मेंस दिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ.
तो उसके बाद मैंने झारखंड का जब प्री का रिजल्ट आया था, तो जब मैंने मेंस का सिलेबस देखा था, तो ये था कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे, तो वो तो प्रिपेयर्ड थे यूपी के टाइम से ही, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो झारखंड के स्पेसिफिक थे। यूपी के रिजल्ट के बाद शायद मेरे को लगा कि अब मेरे को फोकस्ड होकर यूपी की ही तैयारी करनी चाहिए, बट बाद में ये चीज जब मैंने सिलेबस देखा झारखंड का, तो झारखंड में जैसे आर्बिट्रेशन है, लिमिटेशन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स है, तो ये सब्जेक्ट जब मैंने देखे कि और स्टेट से कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं ये सब्जेक्ट झारखंड के लिए प्रिपेयर कर लूंगा, तो इससे मेरा बिहार और एमपी का भी 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट मेरे को क्या हुआ कि मैं झारखंड के साथ साथ मैं बिहार, एमपी भी देने के लिए एलिजिबल हो गया। मेरे 2 और स्टेट खुल गए पेपर देने के लिए। तो राइट राइट बेसिकली है क्या कि आप फोकस करिए, आपको क्या सब्जेक्ट किस स्टेट पे फोकस करना है, ठीक है ना? और सब मतलब मेन पॉइंट है कि सिलेबस देख के अपनी स्ट्रैटेजी खुद आप बनाइए, है ना? राइट राइट सर, सो बेसिकली आपका व्हाट यूज्ड टू बी योर रूटीन, सर आप रूटीन कैसे फॉलो अप करते थे, आपका रूटीन क्या होता था? मतलब आजकल इट्स लाइक पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम लॉ ग्रेजुएशन, कुछ लोग लॉ कंप्लीट करने के बाद दे स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन। सो हाउ यू स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन, व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, एंड व्हाट वाज योर हम्म रूटीन? हम्म तो ये मेरे को लगता है ये शायद सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, जब भी कोई सिलेक्ट होता है तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन का बताता हूँ। मतलब बचपन से ही मेरे को लाइक पावर से बहुत वो था, फैसिनेशन था कि बत्ती है, स्कूटर है, गाड़ी में चल रहे हैं। तो मेरे फैमिली में कुछ थे जो जुडिशरी में थे, मेरे ताऊ जी जज थे, और भी कुछ लोगों से इंटरेक्शन रहता था मेरे फादर के थ्रू या मेरे अंकल के थ्रू। तो एक जब मैं उस फील्ड में देखता था तो देखता था कि पावर है, यहाँ राइट पे पावर है, इनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो मेरे को जो बचपन में मेरे एक टीचर पढ़ाते थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया और बोला कि जुडिशरी इज द इजीएस्ट वे टू गो देयर ओके इन कंपैरिजन टू यूपीएससी, इन कंपैरिजन टू आईएएस और आईपीएस, एनीथिंग। मेरे को लगता है शायद जुडिशरी का कंपटीशन कम है और सिलेबस भी कंपैरेटिवली कम है। तो बचपन से एक ये था कि हाँ, एम तो क्लियर था, एम सेट था, फोकस सेट था, बट ये था कि मैं बहुत शैतान भी था बचपन से। मैं कभी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला रहा हूँ या कॉलेज लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं ऐसा नहीं था। मैं सबसे पहले बच्चों को ये बोल दूँ कि लगता है कि लोगों को लगता है कि ये सिलेक्ट हो गया तो हो सकता है ये बहुत पढ़ने वाला हो। नहीं, मैं बहुत पढ़ने वाला नहीं था, मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था। बट ये था कि मेरा एम क्लियर था, मेरा फोकस क्लियर था कि व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये था कि मेरे को मजे भी करने हैं, मौज मस्ती भी करनी है। तो मेरे साथ क्या था कि मेरे साथ क्या था कि मैंने हमेशा से सोच रखा था कि जिस दिन समय आएगा तैयारी का, उस दिन सारी चीजें एक तरफ और मेरी तैयारी एक तरफ। तो उससे पहले तक मैंने कॉलेज टाइम तक मैंने पूरा एंजॉय किया, घूमा भी, फिरा भी, मौज मस्ती भी करी, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब मैं तैयारी करने आया तो फिर मैं केवल तैयारी करी। अब आपने बोला रूटीन क्या था आपका, तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, हिंदूज में एक भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, यस फिर यस तो गली गली घूमने लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक आदमी की लगन लग जाती है किसी चीज में, तो फिर समय सीमा फिर उसको बांध नहीं सकता, समय उसको बांध नहीं सकता। राइट सर मैं बोलूंगा कि टाइम में अपने आप को बांध लेना शायद एक सही अप्रोच नहीं होती है। होता क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे को आज दिन में 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, अगर इन एनी केस अगर उस दिन मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पाया, तो होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आदमी परेशान होता है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इट्स बेटर आप, आपका मन नहीं हो रहा है, आप मत पढ़िए। मेरा साथ भी था, मेरा अगर मन नहीं होता था मैं नहीं पढ़ता था, मैं मूवी देखने चला जाता था, घूमने चला जाता था, बांधता नहीं था अपने आप को। और जब पढ़ता था तो फिर समय नहीं देखता था। तो मेरे को लगता है कि जब लगन लग जाएगी, जिस दिन भी बच्चे को लगन लग जाएगी, कोई भी हो, उसको फिर ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि कितने टाइम में पढूं, वो किसी से नहीं पूछेगा। बेसिकली आपने मतलब अपना फोकस बहुत सेंटर्ड रखा, दैट दिस यू हैव टू क्लियर एनी हाउ।
यस basically. यस, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए एक मैं अपनी वॉल पे पोस्टर लगा रखा था, मैं बस दिखा भी देता हूँ। एक ये पोस्टर Right. था मेरा। All right. Yes, हाँ, sir. तो There इस was a question asked by one हाँ। person. हम्म। Hmm. Okay, sir. So हम्म, let's get into the technicalities. Sir, basically, आप अपनी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। हाउ वाज द प्रीलिम्स क्वेश्चन हम्म, पेपर, उसमें आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कितने क्या क्वेश्चंस हम्म, रहते हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज अबाउट द झारखंड जुडिशरी. So I just wanted to know the format of the question paper for prelims, basically. Yes, ओके, sir. देखिए प्रीलिम्स का मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज होती है कि तैयारी में फेजेस होते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज तैयारी करी और मेरा कल सिलेक्शन हो गया। तैयारी के एक फेज होते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि हमको बेसिक क्वेश्चंस भी याद नहीं होते हैं, बेसिक सेक्शंस होते हैं वो भी याद नहीं होते हैं कि लाइक थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है या रॉबरी कहाँ डिफाइंड है। बेसिक सेक्शन जो आज मेरे को लगता है कि मेरे को याद है, वो कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा होगा जो कभी याद नहीं हुए होंगे। तो प्री प्रीलिम्स की भी एक फेज मैनर में तैयारी होती है। तो जब एक समय आप दे देते हैं अपनी तैयारी को, तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मेरे झारखंड के प्री में 5 सब्जेक्ट आते हैं, Right. सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट। 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का लॉ का पेपर आता है और Okay. 20 नंबर का, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की जीएस। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को झारखंड में लगती है, मतलब मैं जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि झारखंड में जीएस का बहुत ज्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंस। होता क्या है कि लॉ की फील्ड में जीएस का जो बर्डन जब बच्चा देखता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो घबरा जाता है। मैं भी घबराता था। तो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को झारखंड जुडिशरी में लगी कि वहाँ पर जीएस ज्यादा नहीं आती है, जीएस की Okay. इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ। और आपने बोला कि प्रीलिम्स में कैसे टाइम डिवाइड किया, तो होता मैंने बोला ना, फेज्ड मैनर में तैयारी होती है। जब आप एक उस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर Mm-hmm. टाइम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब ये है All कि right. अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे में आप इजिली कर सकते हैं पेपर। तो इस कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चीजें जब एक आप लेवल पे आ जाएंगी तो आपका कोई भी स्टेट का कहीं का भी कोई पेपर नहीं रुकेगा। All right, sir. So basically आपने मतलब पास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व किए होंगे काफी. हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमको मालूम नहीं होता है कि क्या पूछा जाएगा, Right, sir. ठीक है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि पूछा क्या जाएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो होती है हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक होती है, Right. अनसॉल्व होते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस जो जिस स्टेट का हम पेपर दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरे को लगता है कि उसका बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस भी है। तो मैंने भी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एमसीक्यूज बार बार उनको लगाए अपने मतलब याद करने के लिए। जैसे क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लॉ स्टूडेंट्स को, वो होती है कि सेक्शंस नहीं याद होते हैं, केसेस नहीं याद होते हैं। क्योंकि हर, देखिए मैंने बोला ना, हर स्टेट की सबसे पहली बात तो तैयारी का एक पैटर्न अलग होता है। तो मैं Right. अगर फोकस्ड होकर झारखंड और यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो क्या है कि यहाँ पे एक तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं प्री में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है, लाइक थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है, रॉबरी कहाँ डिफाइंड है। तो क्या है कि सबसे पहले, और इतने सेक्शंस होते हैं, जब बच्चा देखता है कि इतने सारे सेक्शंस में याद कैसे करूंगा, तो क्या होता है कि मैंने उसके लिए एक तो ट्रिक्स बना ली थी। कुछ Right. कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जब जहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि समझ में नहीं आता था कि कौन सी चीज पहले। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि मैं सेक्शन 80 और 81 आईपीसी में कंफ्यूज हो जाता था कि एक्सीडेंट या नेसेसिटी कौन सी कहाँ पर है, कि 80 में नेसेसिटी है, 81 में नेसेसिटी है। तो मैंने उसको ट्रिक बना ली ए एन करके कि Mm. ए 80 में ए है एक्सीडेंट और 81 में एन है नेसेसिटी। तो कैसे Okay. भी करिए, कैसे भी करके आपको याद करना है एट एनी कॉस्ट। तो धारा सेक्शंस को याद करने के लिए मैं क्या करता था, व्हाइट बोर्ड था मेरे पास मेरे रूम में। तो मैं मतलब जितने सेक्शंस आज पढ़े उनको कल मैं बोर्ड पे केवल उनके नंबर लिख देता था, 101, 102, 103। जैसे 30 सेक्शन मैंने पढ़े तो उतने नंबर लिखे और उसको मैं काटता रहता था। अच्छा 101 में ये है, 102 में ये है, 103 में है। तो एक बार रिवाइज करता रहता था बार 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 बार।
तो मेरे सर, मेरे टीचर मेरे से कहते थे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सजान, मतलब कि जब हम्म। इतना कोई अभ्यास कर लेगा तो जड़ व्यक्ति जो जिसको कुछ नहीं आता वो भी विद्वान बन राइट। जाएगा। Right, हुँ, sir. So basically, हुँ, like I'm seeing कि all this preparation, whatever you did, आपने जितनी भी हुँ, मेहनत किया, so do you had हुँ, any guidance? Like people are asking this question कि how, like if one do not have any coaching and one do हुँ, not have any guidance. So I'm asking you two perspective. A person who हुँ, is having a coaching और जो बिना कोचिंग के भी कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे गाइडेंस करेंगे? Because nowadays everything is available online. और कुछ लोग कोचिंग भी जाते हैं, सो लाइक देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द कोचिंग, स्टिल डोंट गेट इट थ्रू, तो वो भी एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो हुँ, इन फ्रंट ऑफ यू आई एम पुटिंग टू एस्पेक्ट्स कि अगर हुँ, हुँ, कोई यू नो एस्पिरेंट गोइंग कोचिंग एंड द हुँ, अदर वन इज नॉट, तो हुँ, हाउ वन शुड मैनेज? हुँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं बच शुरुआत से बहुत शैतान बच्चा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा कॉलेज में भी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद से ही मैंने तैयारी शुरू करी, जब मैंने कोचिंग जॉइन करी थी लखनऊ में, अपने सर के पास, डॉक्टर टी आर सिंह के पास। तो वो हमेशा अपने बच्चों से एक चीज़ कहते थे कि अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज से पढ़ो। ठीक है ना? तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई और मेरे को लगा कि मैं अगर आज से भी पढ़ूँगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो आपका जो बेसिक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 2 एस्पेक्ट हैं, एक बच्चा वो है जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं कोचिंग जाने के, और दूसरा एक बच्चा वो है जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है कोचिंग जाने के। तो राइट। मैं इसमें मेरे को लगता है मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइक एक कुआँ है और कुएँ में नीचे पानी है और पूरा कुआँ पत्थरों से भरा हुआ है। और आपको पत्थर कुएँ से निकालने हैं पानी तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना? तो कोचिंग का काम केवल इतना होता है कि आपका जो मेंटर होता है, आपका जो टीचर होता है, वो आपको वो पत्थर निकालने में मदद कर सकता है। राइट आपको सर। तरीका बता सकता है पत्थर निकालने का। इन द एंड पत्थर आपको खुद निकालना है। कोई टीचर, कोई कोचिंग वाला, कोई मेंटर आपकी जगह पे, आपकी स्थान पर जाके एग्ज़ाम नहीं देता। अगर इस दुनिया में, इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को कुछ बना सकता है, तो वो आप खुद हैं। पढ़ाने राइट। वाले कोचिंग में 1-1 हज़ार बच्चों को कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, 2-2 हज़ार बच्चों का बैच होता है, बनते कितने हैं? 100-200, वो जो बनते हैं वो अपनी मेहनत से बनते हैं। तो मेरे को लगता है कि देखिए, टीचर का या कोचिंग का एक रोल तो होता है, वो प्ले करते हैं कि वो गाइड करते हैं आपको कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखे भी हैं, और लोग, बहुत सब लोग, सभी लोग देखते हैं कि बिना कोचिंग के भी बच्चे करते हैं। तो यस। ऐसा नहीं है कि कोचिंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस ये है कि अगर कोचिंग कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कोचिंग नहीं कर रहा है। बस इतना ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कोचिंग करना कोई ज़रूरी है। बस कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है, नॉट मोर देन दैट। All right, sir. हुँ। There is this question coming that what was your approach for the interview? What questions they ask you in the interview? And this question is asked by Khushi Gupta. खुशी गुप्ता, ओके, खुशी जी, अ, आपका इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले आपका प्री और मेंस हो चुका होता है, तो आपका जो नॉलेज टेस्ट होता है वो आपका ऑलरेडी कमीशन, गवर्नमेंट, हाई कोर्ट कर चुकी होती है कि आपको क्या नॉलेज है। प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में जो है सब्जेक्टिव है। तो आपका एक नॉलेज टेस्ट हो गया। इंटरव्यू जो होता है बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट। होता क्या है बेसिकली, जब आप कोर्ट में डाइस पर बैठते हैं तो सामने आपके 20 वकील खड़े होते हैं। एक वकील बोलेगा कि साहब बेल दे दीजिए, दूसरा कहेगा साहब मत दीजिए। तो बहुत वहाँ पे एक माहौल अलग होता है। तो वहाँ पे आपकी बेसिकली इंटरव्यू में पेशेंस चेक करी जाती है कि आप कितने पेशेंट हैं। और हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली अब वहाँ पे ये देखा जाता है कि आप कितने पेशेंट हैं। तो मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ था, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ खुशी जी, और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ कि क्या मेरी टेक्निक थी इंटरव्यू की। बेसिकली क्या कि जो मैंने लोगों से पता किया था इंटरव्यू के बारे में, तो उससे मेरे को एक ये आइडिया लग गया था
कि इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाती हैं वो वही पूछी जाती हैं जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, कोई नई चीज नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। लॉ से अगर वो पूछेंगे तो वही चीजें पूछेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, थेफ्ट क्या है, या मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, एब्डक्शन क्या होता है, या एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहाँ पे होते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपसे वही चीजें, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया सवाल एकदम से आ जाएगा। बाकी क्या होता है इंटरव्यू में, लाइक पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई करंट टॉपिक भी पूछ सकते हैं जो उस समय चल रहा हो। जैसे कि जब मैं गया था तब एक तो सीए तब नया नया आया था, तो राइट उससे उससे रिलेटेड भी मेरे से कुछ क्वेश्चंस हुए थे। और राम जन्मभूमि जो ये जो वर्डिक्ट आया था उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हुए थे, है ना। तो क्या है कि बेसिकली करंट प्लस लॉ, लॉ वो जो आज तक आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं पूछते हैं। बेसिकली वहाँ पे आपका पेशेंस चेक होता है, आप कैसे बैठे हैं, कैसे उनके आंसर्स को उनके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, आप उनको कैसे फेस कर रहे हैं, है ना। राइट तो इसके लिए मैंने जो सबसे मतलब क्या था कि देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि जो पर्सनालिटी होती है आपकी उसको आप फेक नहीं कर सकते। जो आपकी राइट पर्सनालिटी है वो है। अगर कोई ये सोचे कि मैं इंटरव्यू में जाके फेक कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इतने बड़े, इतने सीनियर जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जस्टिस होते हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपके चेहरे के हाव भाव देख के समझ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो वहां पे झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल जो है वो है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता था, एक अपनी टेबल पे मैं सामने शीशा रखता था, मिरर, और मिरर में खुद देख के बातें करता था, आई कांटेक्ट करता था, खुद से चीजें सुनाता था। तो इस तरीके से मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। all right so like you any book or material you referred specifically फॉर मेंस एंड ओवरऑल प्रिपरेशन। all right there's this like if a person wanted to start a preparation in their college days, right? So how they need to maintain a balance between their academics and judiciary, and this question is asked by Manan Agrawal. So yeah. ओके, मनन जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कॉलेज में कैसे तैयारी शुरू की जाए। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप कॉलेज के टाइम से इतना सीरियस हैं कि आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मैं कॉलेज के दौरान ही कैसे तैयारी शुरू करूँ। तो इसका आंसर ये है कि देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं जो जुडिशरी में आपके काम नहीं है, ठीक है ना। तो उन सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स आपके जुडिशरी में काम आएंगे, आप उनको थोड़ा थोड़ा रोजाना जो है पढ़ते रहिए। जैसे बेसिकली जो मैंने आपको जो हार्डकोर सब्जेक्ट जो सबसे सब इम्पोर्टेंट है, सीपीसी, Yes, सीआरपीसी, yes. आईपीसी, एविडेंस, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप अपना मेजर कंट्रोल रखिए। मतलब जब आप कॉलेज के दौरान में भी आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि आप जो आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, जो भी Yes, सब्जेक्ट्स हैं, yes. उनको आप उनको भी समय दीजिए। देखिए अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं पा पाएंगे तो आप जुडिशरी का प्री भी नहीं दे पाएंगे। तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो जरूरी है, ठीक है ना। Right, right. तो हाँ, तो थोड़ा सा आप उन पे भी काम करिए और साथ ही साथ जो है जो ये सब्जेक्ट हैं इन पे भी काम करिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप कॉलेज में, तो आपके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप यूपी या बिहार के लिए फोकस कर रहे हैं तो इसी ये टाइम परफेक्ट टाइम है जब आप जीएस पढ़ सकते हैं, क्योंकि Right. जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है। तो मेरे को लगता है कि इस टाइम आप अपनी जीएस स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि लॉ वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएस में होती है। तो अगर आपका जीएस पोर्शन अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं और बच्चों के साथ लीड पर रहेंगे हमेशा। Right, right. Sir, there is one more question. Like you said, you appeared for other states judiciary exam as well. So हम्म, you like you encountered failures as well, right? हम्म, So हम्म, how you like how a aspirant should deal with all these failures? And this question is asked by Ashish Pandey. Like how to deal with failures? What should be there to keep you motivating? Like हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है टू डील विद द फेलियर्स. व्हाट वाज हम्म। योर्स एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द अदर एस्पिरेंट्स? देखिए मैं बताता हूँ कि फेलियर के रिस्पेक्ट में क्या था। कि सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो प्रिपरेशन शुरू करने के थोड़े टाइम बाद ही एमपी और उत्तराखंड के पेपर आ गए थे।
तो एमपी और उत्तराखंड मतलब मेरे को मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 2-3 महीने के अंदर ही देने को मिल गए थे। तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन वो पेपर देख के मेरे को एक चीज़ ये महसूस हुई कि मैं अगर मेहनत करूँ, अगर मैं पढ़ूँ, तो मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया और मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि मैं आई कैन डू इट, ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी आता है जब हम 1-2 बार पेपर्स देते हैं, 1-2 स्टेट्स के पेपर राइट, देते हैं, तो एक एक आइडिया हमको लग जाता है कि अच्छा हाँ, मैं कर सकता हूँ। राइट, ना जब आपको ये फीलिंग हो गई कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने एमपी और उत्तराखंड का पेपर दिया था, तो नंबर तो ऑफ कोर्स जब तैयारी नई-नई करी थी, तो नंबर तो अच्छे नहीं आने थे। लेकिन हाँ, ये था कि मेरे को उन पेपर्स को देने के बाद एक अंदर से ये फीलिंग आ गई थी कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? दूसरी चीज़ अब क्या होता है कि लाइक मैंने उसके बाद यूपी दिया और झारखंड दिया। अब क्या होता है कि जैसे जब मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, उसके बाद अगर मैं कोई पढ़ रहा हूँ और मैं फिर भी फेल हो गया, तो मेरे को लगता है कि हमको कहीं न कहीं अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करना चाहिए। अगर मैं फेल हो रहा हूँ, तो इट मीन्स कहीं न कहीं मेरे में प्रॉब्लम है। हमको फेलियर को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना? देखिए किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, ठीक है? अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो हैव फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ और कंसिस्टेंटली आप काम करते रहिए, आप लगातार करते रहिए बस, राइट, ठीक है ना? आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, होगा। बस बिलीव करिए होगा। right, sir. Sir, there's one question. Like for example, you can see there is a lot of competition here हुँ, nowadays, right? हुँ, So people have the main motive कि हमें judiciary clear करना है, but हुँ, side by side nobody is safe. Everyone is in dilemma कि अगर इसमें नहीं हुआ तो हुँ, they go for other perspective. वो ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ और अपना बैकअप रखें, अगर judiciary नहीं हुआ तो what we will do. So हुँ। what's your opinion on that? देखिए इससे एक बहुत खूबसूरत सा मतलब एक मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी, मेरी एक अपनी फिलॉसफी है। आप मैं सोचता था जब मेरे भी श्योरली ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आती थी, इसीलिए शायद मैंने एलएलएम भी कर लिया था कि Right, एक सेफ साइड हो जाऊँ। बट मेरे को जो लगता है लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ लाइक अगर कोई बंदा है, कोई गड्ढा खोदने लगा, ठीक है ना? ज़मीन में गड्ढा खोद रहा है और पानी की तलाश है उसको, ठीक है ना? right, तो मेरे साथ जैसे फॉर एन इंस्टेंस 10 लोगों ने गड्ढा गड्ढा खोदना शुरू किया, 10 लोगों को पानी की तलाश है। पानी मीन्स हियर इज़ सेलेक्टिंग एज़ अ जज, ठीक है ना? तो पानी का वाटर लेवल सब जगह अलग-अलग होता है, कहीं 40 फीट पे पानी होता है, कहीं 200 फीट पे पानी होता है। तो क्या होता है कि मेरे साथ 10 लोग थे, 10 में से एक को 40 फीट पे पानी मिल गया, एक को 60 फीट पे मिल गया। मान लीजिए मेरे को 200 फीट भी मैं गया और मेरे को पानी नहीं मिला, ठीक है? मैं फेल हो गया। मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने जब मैं तैयारी करता था तो मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि लाइक अगर मेरे को पानी नहीं मिला, हो सकता है मैं और गहरा खोदूँगा, हो सकता है मेरे को ऑयल रिज़र्व मिल जाए, हो सकता है मैं और गहरा खोदूँगा तो मेरे को कोल रिज़र्व मिल जाए या डायमंड रिज़र्व मिल जाए, कुछ और चीज़ मिल जाए या अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने एक बहुत गहरा गड्ढा तो खोद लिया ना, एक कुआँ तो बन गया मतलब मेरे पास नॉलेज तो आ गई ना और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है ना? right, तो हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना है फ्यूचर को लेके, ठीक है। होते हैं डाउट होते हैं, सबके मन में होते हैं, मेरे भी मन में थे। तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा-सा समय दीजिए फ़ोकस्ड होके बिल्कुल प्रिपेयर करिए, ठीक है? कॉम्पिटिशन है, डज़न्ट मैटर कॉम्पिटिशन है, बट आपको एक सीट से मतलब है। मेरे को नहीं मतलब कि 10,000 फॉर्म भरे जाएँ, 10 लाख फॉर्म भरे जाएँ। अगर एक सीट भी आएगी, तो वो सीट मेरी होनी चाहिए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। right, sir. हुँ। So I can imagine you have such a good thoughts, and that's how you secured this much good rank. Sir, हाँ। there is another question कि जो हुँ, GK होता है judiciary में, हुँ, how it is different from other GK? Like we have seen GK का scope is very vast, right? हुँ। So how it is different? And this question is asked by P. Kushal. Yes, sir.
पी कुशान जी, मैंने अभी पहले भी बोला था कि ये जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जीएस कैसे प्रिपेयर Yes, करें। yes, sir. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जीएस कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको चीज बोली कि हर स्टेट में जीएस का उतना रोल नहीं है। जैसे कि झारखंड में मेंस में कोई जीएस का रोल ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर किसी को जीएस से डर लगता है कि वो जीएस नहीं कर पाएगा, बहुत वास्ट है, तो वो ऐसे स्टेट चूज कर ले जहाँ पे जीएस पूछी नहीं जाती है। ठीक है ना। Okay. और अगर आप स्टेट स्पेसिफिक हैं, जैसे कि मैं यूपी की बात करूं या बिहार की बात करूं, तो जहाँ पे जीएस का एक अच्छा रोल है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरी भी एक पहले सोच थी कि मैं लॉ को ही अपना इतना स्ट्रांग कर लूंगा कि मेरे को जीएस की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो सोच बाद में गलत, मतलब उसका जो रिजल्ट था वो नेगेटिव था, क्योंकि बिना जीएस के आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस प्लस लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पेपर होता है वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूपी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यूपी में 600 नंबर का लॉ का पेपर होता है और 200 नंबर की जीएस और 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है। तो 400 नंबर की वेटेज रखते हैं जीएस और लैंग्वेज, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं जीएस की प्रिपरेशन करने की, तो मैंने जैसे प्रिपरेशन करी थी, थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी, उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया और बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप आ गए। तो मैंने यूट्यूब और बहुत सारे स्टार्टअप्स का फायदा उठाया जीएस पढ़ने के लिए। जैसे मैं करंट के लिए मैं यूट्यूब पे ओनली आईएएस प्लेटफॉर्म का यूज करता था। जीएस के लिए मैं अन अकेडमी में रेफर करता था या कैरियर वेल भी रेफर करता था। साथ ही साथ मैंने बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी सबसे पहले। क्योंकि NCERT. क्या होता है कि बेस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जब किसी का घर बनता है तो सबसे ज्यादा जो मजबूत चीज बनाई जाती है वो नींव बनाई जाती है, सबसे Right. जरूरी, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बेसिक जो नींव हमारी होती है वो एनसीईआरटीज होती है। तो जब हम एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, तो एक बार हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप चाहे ल्यूसेंट रेफर कर लीजिए या कोई फर्दर अदर टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए। बेसिक मैं क्या बोलना चाहूंगा कि जीएस क्या है कि कोई छोटी चीज नहीं है जो 2 महीने में प्रिपेयर हो जाए। ठीक है ना। Right, sir. जीएस एक टाइम मांगती है, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा जीएस के लिए, है ना। Yes, sir. ल्यूसेंट, Basically, हाँ। it's a हाँ जी। habit. Like it's like a, it should be in your habit to prepare यस, for यस, GK. यस। हाँ, रोजाना आप थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए। देखिए, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे आप मेरे से आज इंटरेक्शन कर रही हैं, तो Right. हो सकता है कि कुछ लोग मेरी ही बातों को बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल मान के वही चीज फॉलो करने लग जाए। होता क्या है कि अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, तो 100 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, 100 तरीके Right. की टेक्निक होती है। कोई एक यूनिवर्सल टेक्निक नहीं होती। आपको वो करना है जिसमें आप बिल्कुल ईजी हो, जो आपके लिए परफेक्ट हो। मैं बोलूँ कि मैं 16 घंटे पढ़ता था। अगर आप 16 घंटे आपकी बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपके साथ वो गलत हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप उतना करिए जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है ना। Right. हाँ, ल्यूसेंट बेसिकली क्या होता है, ल्यूसेंट मतलब वन वर्ड वाली होती है। तो ल्यूसेंट अगर कोई बहुत ज्यादा रटने वाला बच्चा है तो शायद हो सकता है उसके लिए ल्यूसेंट काम कर जाए। ठीक है ना। लोग बोलते हैं जुडिशरी में कि ल्यूसेंट ल्यूसेंट ल्यूसेंट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ल्यूसेंट पढ़ने से पहले हमको अपना बेस बना लेना चाहिए, वो Right. भी एनसीईआरटी से। यस। Okay, sir. So pertaining to the preparation specifically, sir, आपने notes, like people are asking कि how to prepare notes and how to go on with the translation. Like we have seen a person, like कोई English background से होता है, any person is from English background, तो वो हिंदी में translate करने में उसे issues होते हैं and vice versa, right? So how you tackle with this? And moreover, one question is there, like how you go with the local laws of ओके। Jharkhand judiciary. ओके, झारखंड जुडिशरी के लोकल लॉज प्लस आपने बोला ट्रांसलेशन। तो पहले Note, मैं ट्रांसले हाँ, ओके। तीन तीन क्वेश्चन है, मैं नोट कर लेता हूँ नोट। no, और about the notes, like how you go with this, a translation ओके, आपने कैसे किया, and about the local laws. ओके, ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहले लैंग्वेज और ट्रांसलेशन की बात करता हूँ। Right, तो sir. मैं क्या करता था, मैं भी इंग्लिश में, मतलब मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जब मैं बेरेक्स की स्टडी करता था, तो मैं अपना बेरेक डिग्लॉट खरीदता था। ठीक है ना। और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ता था। मतलब
कि पहले इंग्लिश में पढ़ा और फिर हिंदी में पढ़ा, तो उससे क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो बहुत बार यूज होती हैं, तो एक वो क्लियर हो जाती थी। साथ ही साथ क्या होता था कि एक कोई भी न्यूज़पेपर मैं फॉलो करता था, लाइक मैं हिंदू फॉलो करता था या कोई इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता है, तो क्या होता है कि रोजाना मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कुछ शब्द नए सीखूं। जो मेरे को नए शब्द लगते थे, मैं उनको डिक्शनरी में देख के, मोबाइल में देख के, उनको मैं एक डायरी में नोट कर लेता था और मैं रोजाना मतलब उसको मेंटेन करता था, अपनी पूरी डायरी एक, तो पूरी अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और रोजाना उसको देखता रहता था कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये है। बेसिकली लैंग्वेज और ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी जो चीज रोल प्ले करती है वो होती है आपकी वोकैब। जितनी वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी उतना इजी आपके लिए ट्रांसलेशन होगा। होता क्या है, जब हम ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो हमको छोटे छोटे शब्दों का मतलब नहीं मालूम होता कि इसका मतलब बहुत छोटा सा वर्ड होगा, बहुत इजी होगा, जो आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे, लेकिन आपको उसका ट्रांसलेशन नहीं मालूम होगा। तो इसलिए मैं ट्रांसलेशन के लिए बोलूंगा कि अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए। सिंघल की एक बुक आती है लैंग्वेज की, उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। ओके ओके। 250-300 वर्ड होते हैं, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैंने याद कर रखे थे कि अ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब पूरा जैसे होता है ना, तो वो बहुत मेरे लिए ट्रांसलेशन में मेरे साथ उसका बहुत बड़ा रोल था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, नोट्स का, कि नोट्स मैंने कैसे प्रिपेयर किए। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं कोचिंग करता था, तो मेरे को कोचिंग से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। कोचिंग में मेरे सर मेरे को नोट्स प्रोवाइड कर देते थे, बता देते थे कैसे क्या है। तो साथ ही साथ जब मैं पढ़ता था, जब बेसिक क्या होता है कि प्री और मेंस दोनों के थोड़े थोड़े पैटर्न अलग होते हैं। राइट। प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी में फ़र्क होता है। प्री में आपसे पूछा जाता है कि थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है, ठीक है ना? मेंस ओके में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ थेफ्ट, डिफरेंस है, ओके। ठीक है ना? प्री के लिए बस मेरे को इतना मालूम होना चाहिए कि थेफ्ट कहाँ पर है, 378 में। मेंस के लिए मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि थेफ्ट है क्या, व्हाट इज़ थेफ्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट, है ना? राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जब मैं अपना पढ़ता था तो उसके की नोट्स बना लेता था। प्री ओके। ओरिएंटेड अलग और मेंस ओरिएंटेड अलग। प्री ओरिएंटेड जैसे कि बहुत सारी अब मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देती हैं, तो मैं देख लेता था कि इस टॉपिक में से किस तरीके से क्या सवाल आते हैं, ठीक है ना? तो राइट। मैंने देख लिया कि अच्छा इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ, तो मैं उसके की पॉइंट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स बना लेता था कि अच्छा थेफ्ट है तो थेफ्ट में क्या क्या होना चाहिए, कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और टेक अवे होना चाहिए। अच्छा इतने इतने उसमें क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है, या कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, कि एक एक्ट होना चाहिए, उस एक्ट से किसी की डेथ होनी चाहिए, उस एक्ट के पीछे क्या मेंसरिया क्या होनी चाहिए, तो उसके मैं की पॉइंट्स बना लेता था। प्री के ओके। लिए अलग और मेंस के लिए अलग। होता क्या है कि जब मेंस होता है प्री के टाइम में, तो क्या होता है कि लाइक आपको मालूम है कि मेरा 1 अगस्त को प्री है, तो अभी से आप प्री के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो। बट मेंस के लिए क्या होता है कि प्री के बाद बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, तो उनका राइट। सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। ये शायद मेरे को लगता है सबसे गलत अप्रोच है। ओके। मेंस की तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो तभी से आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय मेंस की तैयारी? तो ओके। मेंस की तैयारी यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जब आप चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। आपको केवल सेक्शन याद नहीं करना है, आपको ओके। अंदर मालूम होना चाहिए कि इसका कंटेंट क्या है, उसको राइट। आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट में क्या लिखा है ना? तो सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगती है कि वो यही है कि आप उसको थॉरो डायरेक्ट की थॉरो रीडिंग करिए। प्लस मेंस के लिए क्या होता है कि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना? राइट। तो हाँ, आंसर राइटिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि मैं क्या लिखूं, ठीक है ना? राइट। तो हाँ, इसका इसका आंसर ये है, आप उतना लिखिए जितना आपसे पूछा गया है, दैट इज आपसे, और लाइक फॉर एन इंस्टेंस मैं अगर आपको क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थेफ्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी, ठीक है? हाँ, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि थेफ्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं प्रोविजन दूंगा, द टर्म थेफ्ट हैज बीन डिफाइंड इन अंडर दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। फिर मैं राइट। बताऊंगा
अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन उसकी मैं पूरी डेफिनेशन कोट करूँ, ठीक है ना। अब मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं खुद से बना के बोल देता हूँ कि लाइक लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम डायरेक्ट की डेफिनेशन कोट करें या अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखें। राइट। तो हाँ, ये क्वेश्चन मेरे सामने भी प्रॉब्लम आई थी। तो इसका जब मेरी एक तैयारी मैं करने लग गया, जब मेरे को एक समय हो गया तैयारी करते हुए, मैं 3-4 साल मैंने तैयारी करी। तो उसके बाद होता क्या था कि जब आपको उसके बेसिक एलिमेंट्स पता हो जाएंगे, तो आप जब उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन और डायरेक्ट की डेफिनेशन मैच करेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको वो पकड़ना है, स्टेप्स को देखना है कि कहाँ पे क्या स्टेप है, किसके बाद क्या। आपको मतलब जैसे कि होता क्या है कि पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली के बाद सीधी 5वीं सीढ़ी आ जाएगी। तो हमको स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि कब क्या स्टेप है। तो डेफिनेशन कोट करी, उसके बाद उसके एसेंशियल एलिमेंट्स दे दिए कि द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ दैट द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स आर नेसेसरी। तो एलिमेंट्स सारे दे दिए, थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दिया। कोई केस लॉ है, जैसे हर टॉपिक का हर उस पे एक केस लॉ, इम्पोर्टेंट केस लॉ होता है, ठीक है ना। तो मैं मतलब उन केस लॉ को याद कर लेता था कि हाँ इस टॉपिक पे ये केस लॉ था और इसमें इससे मिलती जुलती ये बात बोली गई थी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि शायद थेफ्ट ही बोलता हूँ, थेफ्ट में एक बहुत लीडिंग केस है, केन मेहरा का केस है, ठीक है ना। तो हमको उसमें उसके इलस्ट्रेशन नहीं देना है कि केन मेहरा के साथ स्टोरी क्या थी, है ना। राइट। हमको ये देना है व्हाट वाज हेल्ड, हेल्ड। ठीक है ना। यस, उसके बाद हम बस क्वेश्चन के अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी, उसको हम कोट करेंगे, आंसर खत्म। इतना ही आंसर लिखने में आपका समय, देखिए क्या होता है मेंस में आंसर राइटिंग के समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना टाइम आपको दिया जाता है वो उतना ही होता है जितने में आप आंसर लिख सकें। जैसे झारखंड में मैं आपको बताता हूँ, 3 घंटे का पेपर होता था हमारा और 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे एक पेपर में। 3 लॉ के पेपर होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। ओके। हर सब्जेक्ट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं। राइट। टाइम में आपके पास 180 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन पे लगभग आपको 10 मिनट है, ठीक है ना। तो आपको टाइम मैनेज करके लिखना है। तो जो मैंने ये आपको पूरा एक आंसर बताया ना, कि जब बच्चा इसको लिखेगा, तो जब वो टाइम मैनेज करके लिखेगा ना अपने घर पे भी, जब उसको लिखेगा तो देखेगा कि इतना ही आंसर लिखने में उसको 10-12 मिनट लग जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है हमको कि कितना लिखना है। कोई हम एलएलबी का पेपर नहीं देना है कि हमको 10-10 पन्ने लिखने हैं, नहीं, हमको उतना ही, क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना। टाइम नहीं होता। यस ये सर। हाँ हाँ, अब एक क्वेश्चन रह गया आपका लोकल लॉज का। तो यूपी के रिस्पेक्ट में बताऊं कि झारखंड के रिस्पेक्ट में, जो जिन्होंने क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जैसे एक स्टूडेंट है, देयर इज वन एस्पिरेंट, वो हर स्टेट के लिए एस्पायर करता है। तो जैसे वो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक हैक्टिक भी हो जाता है। अगर वो आरजेएस राजस्थान के लिए बैठ रहा है तो उसके अलग लोकल लॉज है, एमपी के अलग है। तो हाउ अ देखिए स्टूडेंट फ्रॉम अ जर्नल पर्सपेक्टिव शुड प्रिपेयर अबाउट इट। लाइक ऐसा तो नहीं है कि लाइक इफ आई एम अ स्टूडेंट तो सिर्फ मैं एमपी के लिए ही अपियर हूँ या फिर मैं सिर्फ राजस्थान के लिए अपियर हूँ। देयर आर मेनी स्टेट्स एंड अ स्टूडेंट नीड्स टू कवर ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकल लॉज एंड हाउ टू गो अबाउट इट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है ना, और मैं यूपी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूपी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपी के आर्ट्स पढ़ रहा हूँ। यूपी का पेपर अभी नहीं आया और फॉर एन इंस्टेंस एमपी का पेपर आ गया। तो मैंने यूपी के सब्जेक्ट्स को होल्ड पे डाल दिया और मैं एमपी के पेपर पढ़ने लग गया। मैंने सोचा कि अभी यूपी में टाइम है, फिर राजस्थान आ गया, मैं राजस्थान के पेपर करने लग गया। उसके बाद एकदम से क्या हो गया, यूपी की वैकेंसी आ गई, तो हड़बड़ाहट हो गई, कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, ठीक है ना। जो कोर सब्जेक्ट जो हर स्टेट में पूछे जाते हैं, जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट हैं, जो आपको हर जगह मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम, ठीक है ना। जब आप सिलेबस को कंपेयर करेंगे, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी और उत्तराखंड, राजस्थान का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, तो राजस्थान मैंने फोकस ही नहीं किया था, राजस्थान वाज नॉट ऑन माय लिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट के लोकल लॉज पढ़ना
होशियारी नहीं है, ठीक है Okay. ना। बहुत सारे सब्जेक्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ लेंगे आप? Right. 4 सब्जेक्ट राजस्थान के लोकल लॉ पढ़ें, 4 सब्जेक्ट हरियाणा के लोकल लॉ पढ़ें, तो ऐसा नहीं। आप स्टेट पे फोकस कर लीजिए कि आपको इन्हीं स्टेट्स के पेपर देने। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि जब मैंने झारखंड के मेंस के सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, तब मेरे को एक चीज ये हो गई थी कि अब मैं अगर बिहार का पेपर दूंगा तो मेरे को कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कंपनी लॉ, और वो भी केवल प्रीलिम के लिए। Okay. अगर मैं झारखंड की तैयारी करने के बाद मैं एमपी का पेपर दूंगा तो मेरे को कोई पेपर नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट एमपी के लोकल लॉज, Okay. ठीक है ना। हाँ, तो सिलेबस मैं बोलूंगा कि सब स्टेट का सिलेबस आप देखिए और कॉमन सब्जेक्ट्स ढूंढिए कि किस स्टेट में क्या सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है ना। आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा तो मेरी कितने स्टेट्स की तैयारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्टेट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आप 3-4 स्टेट पे हो। अभी क्या मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आता है, हिंदी भी आती है, ठीक है ना। तो Right. क्या है कि Right. मैं पढ़ने बैठूं तो पता लगे मैं जुवेनाइल पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मेरे यूपी के जो लोकल लॉज हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो अब जैसे यूपी में क्या है, कुछ लोकल लॉज यूपी में स्पेसिफिक है, जमींदारी एबोलिशन है, रेंट कंट्रोल है। तो जो यूपी वाला बच्चा होगा वो यूपी के लिए तैयार कर रहा होगा, ठीक है ना। और किसी स्टेट में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इस टाइप के लोकल लॉज नहीं आते। झारखंड में एक मेरा लॉ था, लोकल लॉ झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो Right. उसमें क्या था कि 30-35 सेक्शंस थे, कोई बहुत ज्यादा नोट्स पे अवेलेबल नहीं थे कहीं पे। बस मैंने उसके बेयर एक्ट डाउनलोड करके उसकी बेयर रीडिंग कर ली थी कि है क्या, तो उसी से मेरा काम हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को उसमें डीप इनसाइड घुसना नहीं पड़ा था, थ्योरी थी नहीं, है All ना। right. हाँ। Okay, okay. Sir, there's another a very general question. Like people who are in academics often हम्म, indulge with other activities like moot courts, research paper, and हम्म, there are certain other activities too in academics, right? So, and if हम्म, the person on the contrary is aspiring for judiciary, तो हम्म। ये सब जो extra curricular activities हैं, ये कितना help करते हैं? How much it helps in aiding देखिए, to दे- get into the judiciary, like does it help or a person should मतलब छोड़कर उसको अपना you have to start with the judiciary, like हम्म। how to go with this? देखिए, इसके रिस्पेक्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा जितना ये मोड कोड कर रहा है या लाइक आपने बोला कोई जर्नल लिख रहा है या उसको प्रिंट करा रहा है, होता क्या है कि हम जितना पढ़ेंगे या जितना मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी हमारी ही पर्सनालिटी ग्रूम करेगी, किसी और की Right. पर्सनालिटी ग्रूम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो वो चीज कहीं पे भी आपको नुकसान नहीं करेगी, Right. ठीक है ना। हाँ, all आपको फायदा all- ही करेगी। yeah, नाउ इट इज अप टू यू। हाँ, हाँ। यस, all a person needs to do a time management basically, right? यस, So यस, यस। बेसिक नीड है वो टाइम मैनेजमेंट की है। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉलेज में बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होके कि यही करना है, मैं मूवी नहीं जाऊंगा मेरे को। आप सब करिए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती सब करिए, ठीक है। कॉलेज लाइफ इज कॉलेज लाइफ, वो कभी जिंदगी में लौट के नहीं आएगी, right, right, ठीक है। पूरा फन करिए, लेकिन जैसे मेरे टीचर मेरे को बोलते थे कि एंजॉय बट विद इन द लिमिट। आप right. लिमिट्स के अंदर रह के कुछ भी एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. So I believe that you have given such a good insights. You हम्म, have good thoughts, sir. And sir, one last question I would like to ask, like, हम्म, give us a small scope or your insight on judgment writing, like how you go about it. Like there is this thing when people say that they are not able to appreciate or marshal, like there is like you are going to become a judge, right? And you don't have any training or something like that, but still they people ask you in exam ki you have to write a judgment, right? हम्म। So how you prepared about that? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। लाइक जो आपने जजमेंट राइटिंग और प्लेंट वाली बात बोली ना, एक तो क्या होता है कि यूपी के एग्जाम में जो हमारा प्रोसीजरल लॉ का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें या तो आपको प्लेंट लिखना होता है या जजमेंट राइटिंग लिखना होता है, ठीक है ना। Right. कुछ जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक पूरा पेपर ही वो जजमेंट राइटिंग का होता है, ठीक है ना। Right. तो जब मैं यूपी की प्रिपरेशन कर रहा था तो
सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि जजमेंट राइटिंग भी पढ़ना, प्लेन्स भी पढ़ना, लैंग्वेज भी पढ़ना, जीएस भी पढ़ना, करंट भी पढ़ना, तो क्या-क्या मैनेज करें। तो राइट। मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्लेंट और जजमेंट राइटिंग पे काम नहीं किया था, लेकिन क्या था कि जब मेंस का टाइम चल रहा था तो मेरे जो सर थे वो मेरे को गाइड करते रहते थे क्लासेस में कि किस टाइप से, तो उन्होंने मैंने बेसिकली प्लेन प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए, जजमेंट राइटिंग मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो मेरे को लगता है शायद ऑलराइट, इस क्वेश्चन का मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं दे पाऊँगा। मैंने प्लेन ऑलराइट। प्रिपेयर किया था क्वेश्चन। हाँ, Okay, okay, sir. Sir, good to know about your हाँ, strategies and everything. हुँ, I हुँ, hope my viewers have got some insights from this conversation. And हुँ, I again congratulate you, sir, for your this achievement. And थैंक I यू। wish you luck for your upcoming future. And I ask my viewers like to join us for another webinar in the upcoming weeks. हुँ, Thank you so much for joining us. देखिए मैं यस थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा। देखिए Yes, sir. आपका जो मतलब जो स्टार्टअप है आपका, लाइक वो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं एक रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना? बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है इससे। Right, मैं पर्सनली मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि मेरे को भी ऑनलाइन मीडिया से बहुत हेल्प मिली। मैंने करंट की सारी वीडियोज़ ऑनलाइन देखी, मैंने मोस्ट ऑफ द जीएस मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करी। लॉ में भी कभी जैसे मैंने बोला ना एनआईए था या सेल्स ऑफ गुड्स था, उसमें भी मैंने बहुत सारी लेक्चर्स ऐसे थे जो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू देखे, ठीक है ना? right, हाँ, तो ऑनलाइन बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और आप लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। शायद इससे उन लोगों तक मदद पहुँचेगी जो एक ऐसा क्लास है सोसाइटी का जिसके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, right. जो कोचिंग अफ़ोर्ड कर पाएँ, जो उतनी फीस दे पाएँ, है ना? So this is very good. Best All of right. luck. So we are getting comments that your personality was very genuine and honest, of course. And sir, thank you so much for your insights. And I believe that you will become a good judge and you will serve society very faithfully and honestly. Right, sir? So we are just signing off with this session. And Okay. again, I congratulate you and thank you so much for joining us and giving your Thank time. you. And I hope you will Thank you, follow up. lostseco.com. Yes? Yes, this you will follow up this norms which are going on due to this pandemic, and Yes, stay yes. safe and Yes, take care. stay safe, be home. Yes, Yes, okay. Thank you, lostseco.com. Thank you. thank you, sir. Bye-bye. Bye. Bye.